नमस्कार, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दिल्ली में सरकार बनाने के 9 महीने बाद आखिरकार केजरीवाल की कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। दरअसल जन लोकपाल ही वो मुद्दा था जिसके सहारे एक गैर राजनीतिक आंदोलन से उभरी आम आदमी पार्टी ने सत्ता का सफर तय किया। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए अन्ना आंदोलन के दौरान जनता ने जिस मजबूत लोकपाल का सपना देखा था वो पूरा हो गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि बिल के बहाने अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के लोकपाल पर आइए देखते हैं आज का विशेष जन लोकपाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आखिरकार जन लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कैबिनेट बैठक में जन लोकपाल बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार जल्द ही अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है। दिल्ली में देर से ही सही लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि यह जन लोकपाल बिल महज नारा नहीं होगा बल्कि ठीक उसी तरह का होगा जैसा अन्ना आंदोलन के दौरान प्रस्ताव किया गया था। बिल का नाम दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 है। एक स्ट्रिक्ट लोकपाल जो बहुत करप्शन के प्रति सिर्फ एक स्लोगन की तरह ना हो, करप्शन के खिलाफ, और सिर्फ औपचारिकता भर ना हो, जिसमें करप्शन के खिलाफ एक्शन भी हो सके, ऐसा लोकपाल बिल लाने की बात की गई थी उस आंदोलन में। और वही अन्ना जी का लोकपाल दिल्ली के लिए दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से आज कैबिनेट ने पास किया है, उसको हम लेके आएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माने तो ये बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति इस बात का फैसला करेगी कि विधेयक को कब विधानसभा में पेश करना है। ये वही जन लोकपाल बिल है जिसके पास नहीं होने के बाद फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान इस बिल पर खासा हंगामा हुआ था। केजरीवाल पर आरोप लगा कि आंदोलन से लेकर सरकार बनाने में जनता की राय लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने न तो जन लोकपाल बिल बनाने में जनता की राय ली और न ही इसे पेश करने से पहले समय पर विधायकों को इसकी कॉपी दी। यहाँ तक कि मीडिया को भी इसकी प्रतियां नहीं बांटी गईं। और तो और उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी विधानसभा को संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए बिना विधेयक नहीं पेश करने की सलाह दी थी। इसके बाद बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग में 70 में से 42 विधायकों ने इसका विरोध किया। बिल पेश करने में नाकाम अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उस वक्त केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे, लेकिन बिल पेश होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस विधायक एक साथ केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि अब केजरीवाल के पास पूर्ण बहुमत है और विधानसभा से बिल पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन विपक्ष अब भी कई सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा में पास होने के बाद विधेयक उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली को अपना लोकपाल मिलेगा। लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसा कानून बनेगा, ऐसा नहीं है। 1996 में पहली बार दिल्ली में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया। देश के कई राज्यों में तो उससे बहुत पहले से ये कानून लागू है। ऐसे में आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हैं लोकायुक्त के हाल। दिल्ली में जन लोकपाल एक ऐसा विधेयक है जिसके इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई। अन्ना हजारे की अगुवाई वाले आंदोलन के कंधे पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए।
लेकिन 49 दिनों तक कुर्सी में बने रहने के बाद इसी विधेयक के मुद्दे पर नाटकीय तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर उनमें भरोसा जताया और बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी। अब आगे का रास्ता विधानसभा से होकर गुजरेगा। नया विधेयक दिल्ली में पहले से लागू लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1995 की जगह लेगा। दिल्ली में बीते 2 दशकों से लोकायुक्त अधिनियम लागू है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज रेवा खेत्रपाल को बीते दिनों दिल्ली का लोकायुक्त बनाया गया। 2013 के बाद से ये पद खाली था। रेवा खेत्रपाल दिल्ली की चौथी लोकायुक्त हैं। उत्तराखंड में काफ़ी लोकयुक्त माना जा रहा है, वहाँ एप्लीकेबल ऑलरेडी है और काफ़ी प्रावधान इसके दिल्ली जो जन लोकपाल बिल है दिल्ली वाला, उसमें काफ़ी प्रावधान तो उसी एक्ट के हैं। सिर्फ ये है कि इसमें चीफ मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया कि चीफ मिनिस्टर भी इसके दायरे में आ जाएगा। ये मेन डिफरेंस है उस एक्ट में। बाकी अपनी स्टेट्स के हिसाब से अपने एक्ट वो बना सकते हैं। देश में लोकायुक्त पर बहस 60 के दशक में शुरू हुई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में बने प्रशासनिक आयोग ने 1966 में जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें लोकायुक्त से जुड़े प्रावधान की भी चर्चा थी। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थीं। सरकार ने इस संस्था को देश भर में लागू करने का मन बनाया और इस तरह 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड में लोकायुक्त से जुड़े अधिनियम पारित हुए। हालांकि दशकों से इन राज्यों में लोकायुक्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब लोकायुक्त ने कोई साहसिक फैसला दिखाया हो। हाल में उत्तराखंड में लागू लोकायुक्त अधिनियम को जानकार बेहतर मानते हैं। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल विधेयक में भी उत्तराखंड मॉडल के कई प्रावधानों को शामिल किया है। अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियों में मौजूद फर्क को पाटने पर भी कई बार चर्चा हुई। केंद्र में एक संवैधानिक संशोधन फिलहाल लंबित है, जिसमें यह कहा गया है कि हर राज्य में लोकायुक्त नाम की संस्था को एक समान बनाया जाए। नवंबर 2012 में 11वें अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए गए। इनमें लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से जुड़ी सारी शिकायतों के लिए नोडल एजेंसी का दर्जा देने, राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों को लोकायुक्त के न्याय क्षेत्र में शामिल करने, नौकरशाहों को लोकायुक्त की जद में लाने, तलाशी और जब्ती की शक्ति देने, लोकायुक्त को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता देने और सरकारी फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने की बात अहम है। हालांकि इन तमाम प्रावधानों पर फिलहाल केंद्र की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। दिल्ली के जन लोकपाल विधेयक में कुछ खास बिंदुओं को जरूर शामिल किया गया है, लेकिन देश में लोकायुक्त नाम की संस्था को मजबूत बनाने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे दिल्ली सरकार की तरफ से जन लोकपाल बिल लागू करने में हो रही देरी का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस उठाते रहे हैं। ऐसे में अब जबकि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, ऐसे में इस मसले पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि बिल के जरिए केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 49 दिनों की सरकार के दौरान पेश किए गए बिल को लागू करने की मांग दोहराई है। 18 नवंबर बुधवार को जब दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने के मूड में पहले से ही तैयार थी। सत्र के शुरुआती दिन कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन कर जन लोकपाल बिल को जल्द लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जन लोकपाल के साथ जनता से किए तमाम वादों की याद भी दिलाई है। हमारी यही मांगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, आंदोलन भी किया था इसी जन लोकपाल बिल के लिए। जन लोकपाल बिल जिसका उन्होंने वादा किया था, कहा था मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, और आज 1 साल होने को आया, वो बिल्कुल फेल है, ये सरकार फेल हो चुकी है। जन लोकपाल बिल पर कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से लगातार उठ रहे सवालों के बीच आखिरकार बुधवार को ही कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दे दी। बीजेपी और कांग्रेस बीते 6 विधानसभा सत्रों से लगातार सरकार पर
इसे लागू करने के लिए दबाव बनाते रहे। लिहाजा जब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी तो इस पर सियासत तेज होना लाजमी सा था। गुरुवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। जब विपक्ष का दबाव बना तो इनको लगा कि जनता के सामने पोल खुल जाएगी, तो इन्होंने लोकपाल लाने का एक नाटक किया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इसमें एक विरोधाभास उत्पन्न करना चाहते हैं। वही स्थिति दोबारा से लाना चाहते हैं जो 2 साल पहले थी। इसका जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में तब क्या कहा था और अब क्या कहा है, ये दिल्ली की जनता को जानने की आवश्यकता है। तमाम तरह के सवाल इसके ऊपर खड़े होते हैं कि आपने एक जल्दीबाजी में लिया गया कदम है, या जो आप जिसके लिए आप सरकार छोड़कर भागे थे उसको करने में तो आपको 1 महीने में 15 दिन में ही कर देना चाहिए था। जबकि कांग्रेस 49 दिन की सरकार के दौरान पेश किए बिल को ही लागू करने पर जोर देती रही। कांग्रेस का कहना है कि जिस बिल को लेकर केजरीवाल सरकार ने 2014 में इस्तीफा दिया था, उसे वही बिल लागू करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की स्थापना ही जन लोकपाल को लेकर के की मांग को लेकर के हुई थी, और जब 49 दिन के अंदर आखिरी दिन इन्होंने जिस जन लोकपाल बिल के मसौदे को कहा था कि हम ये पास कराना चाहते हैं, कैबिनेट से पास कराया। हम ये जानना चाहते हैं कि आज 9 महीने हो गए, इन्हीं के अपनी मुख्यमंत्री केजरीवाल के दौरान जो कैबिनेट का मसौदा उस वक्त पास हुआ था, उसको वापस क्यों नहीं लेकर के आ रहे? जिस जन लोकपाल के मसले पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 2 बार सरकार बनी, उसे लागू करने में हो रही देरी के मसले पर वो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर रही। हालांकि विधानसभा के भीतर केजरीवाल सरकार काफी मजबूत है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा के बाहर इस मसले पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। 2011 में अन्ना आंदोलन के वक्त देश के लोगों को लोकपाल की जरूरत समझ में आई। अन्ना और उनके साथियों ने सरकार पर लोकपाल नियुक्त करने का दबाव डाला। हालांकि देश की कानूनी किताबों में कई ऐसे नियम हैं जिनमें भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर लगाम कसने के प्रावधान हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जन लोकपाल बिल की जरूरत आखिर है क्यों? दिल्ली के नए जन लोकपाल बिल के प्रावधानों के जरिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार के नए जन लोकपाल विधेयक 2015 में हर उस चीज का ध्यान रखा गया है जो अन्ना आंदोलन के वक्त जनता से वादा किया गया था। दरअसल उस वक्त भी टीम अन्ना ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि भ्रष्टाचार पर मौजूदा कई कानूनों के बावजूद सिस्टम की खामी के चलते भ्रष्टाचार और पनप रहा है। इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए लोकपाल की जरूरत बताई गई। केजरीवाल ने दिल्ली के नए जन लोकपाल विधेयक में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा है। ये ऑलरेडी देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, और इंडियन पीनल कोड में भी जो चैप्टर 9 है वो डील करता है ब्राइबरी या दूसरे ऐसे केसेस को अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जन लोकपाल बिल के प्रावधान की जरूरत क्यों पड़ी? उसके लिए यह है कि क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोसीजर है बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और जो विसल ब्लोअर के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, और क्योंकि प्रोसिक्यूशन जब तक इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिएट नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन एक्सपीडिएट नहीं होगी, ट्रायल जल्दी नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्योंकि डिले ऑलरेडी हो रहा है ऐसे केसेस में, इसलिए जन लोकपाल बिल के में प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्सपीडिशियस प्रोसिक्यूशन होगी, और 6 मंथ्स का टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया है। और दूसरा पार्ट इसमें जो पनिशमेंट का है, इसमें मिनिमम 6 मंथ्स पनिशमेंट दी गई है, और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है कुछ केसेस में। तो इसलिए ये ऐसे प्रावधान है जो नॉर्मल इंडियन पीनल कोड में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं है, इसलिए जन लोकपाल एक्ट को बनाया जा रहा है। पुराने बिल की तरह ही नए विधेयक में भी जन लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है, और ये उत्तराखंड के लोकपाल विधेयक की तरह है जिसमें समयबद्ध जांच का प्रावधान है। अगर अरविंद केजरीवाल के 2014 में लाए बिल पर गौर करें तो इसमें कई अहम बातें शामिल थीं। इसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। विसल ब्लोअर्स और गवाहों को सुरक्षा का पूरा कानूनी अधिकार होगा। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और ट्रायल के लिए निर्धारित समय सीमा, लोकपाल को शिकायत मिलने के अलावा खुद भी जांच शुरू करने की स्वतंत्रता, 6 महीने से 10 साल की सजा का प्रावधान
और कुछ मामलों में उम्र कैद तक की सजा। ईमानदार अधिकारियों को अवार्ड और प्रोत्साहन की बातें शामिल हैं। मसौदे के मुताबिक लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, जिनका चयन मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के 2 जजों समेत एक पैनल तय करेगा। इन सब प्रावधानों के साथ विधानसभा से बिल पारित कराना केजरीवाल के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के चलते बिल की आगे की राह जानकारों को थोड़ा मुश्किल नजर आ रही है। विधानसभा में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उनके इतनी मेजोरिटी है, तो वहाँ तो एक्ट तो पास हो जाएगा। पास होने में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि जो डिस्कशन थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन में चलो 3 मेंबर्स भी हैं, डिस्कशन हो जाएगी, देखते हैं कुछ पहलू अगर चेंज करने हो। अल्टीमेटली एक्ट पास होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सेंटर उसको मंजूरी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, कब देता है, कितनी देर लगाता है, या कुछ अमेंडमेंट्स के लिए कहता है, या अभी कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें तो अभी कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें कहा जा सकता है कि इमीडिएटली शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना भी हो पाए। इसके बावजूद भी एक्ट अगर विधानसभा पास कर भी देती है तो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सेंटर के बिना तो ये हो नहीं पाएगा। बहरहाल नए बिल में किन प्रावधानों पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच तकरार सामने आती है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल दिल्ली सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए समय सीमा तय हो जाने से उसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं हो पाएगी और लोगों का काम समय पर पारदर्शी तरीके से पूरा हो पाएगा। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में जन लोकपाल विधेयक को विधानसभा में पेश होने का अब इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ गई है कि आखिरकार किस तरह से जन लोकपाल दूसरे राज्यों से अलग है और केंद्र में पारित लोकपाल अधिनियम और जन लोकपाल विधेयक में क्या फर्क है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारी सरकार इस्तीफा देती है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो आम आदमी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया। दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ही केजरीवाल ने कहा कि वो जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पारित करवाएंगे। ऐसे में साल 2013 में केंद्र सरकार ने जो अधिनियम पारित किया, उससे दिल्ली का मौजूदा विधेयक कितना अलग है, ये जानना दिलचस्प है। केंद्र के अधिनियम में ये प्रावधान है कि लोकपाल की नियुक्ति 5 सदस्यों वाली समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इन चारों की सहमति से मनोनीत एक सदस्य शामिल हैं। दिल्ली जन लोकपाल विधेयक के मुताबिक लोकपाल की नियुक्ति 7 सदस्यों की समिति करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज, पुराने लोकपाल से 1 सदस्य और इन सब की सहमति से मनोनीत 2 सदस्य मिलकर करेंगे। चीफ मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और ये कहा हुआ है कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। तो जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट में भी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसका मायने ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने आप को, चाहे वो किसी भी लेवल का, वो अपने आप को ऊपर नहीं कंसिडर कर सकता। केंद्र के लोकपाल अधिनियम में ये प्रावधान है कि सीबीआई का तबादला, पोस्टिंग और रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में ही रहेगा, जबकि लोकपाल के पास सीबीआई तफ्तीश वाले केस भी दिए जाएंगे। जबकि दिल्ली जन लोकपाल विधेयक के मुताबिक लोकपाल के पास ये शक्ति होगी कि वो किसी अधिकारी को तफ्तीश के दौरान हटा दें या उसका डिमोशन कर दें। जांच के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर लें, अधिकारी को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा दें। इसमें मिनिमम में 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्रावधान है, तो वो एक काफ़ी एक स्पेशल प्रावधान है जो इसमें रखा गया है। अब इसमें ये भी किया गया है कि विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन नहीं थी, तो विसल ब्लोअर को भी प्रोटेक्शन दी गई है। तो इसका मायने ये है कि ओवरऑल एक्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर डेटरेंस रहे और विसल ब्लोअर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको ये दहशत ना रहे कि हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी। केंद्र के लोकपाल अधिनियम में विसल ब्लोअर की सुरक्षा और सिटीजन चार्टर का उल्लेख नहीं है, जबकि दिल्ली जन लोकपाल विधेयक में यह कहा गया है कि विसल ब्लोअर को खतरे की आशंका में जांच की गति तेज की जाएगी और 3 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। केंद्र के लोकपाल अधिनियम में झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को 1 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा माना जा रहा था कि इसके चलते शिकायत करने वालों का हौसला कमजोर होगा। इधर दिल्ली जन लोकपाल विधेयक में 1 साल की सजा या 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
2013 के केंद्रीय अधिनियम में अपनी भूमिका अदा करने में नाकाम रहने वाले जांच अधिकारी पर किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। दिल्ली जन लोकपाल विधेयक में 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो उस अधिकारी के वेतन से काटे जाएंगे। उसमें ये भी कहा कि देखो उसमें आपका जॉब भी चला जाएगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चली जाएगी और प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगी, यानी कि जेल भी जाओगे, प्रॉपर्टी भी हाथ में जाएगी जो उसके कारण अर्न करी हुई है और जॉब भी जाएगी। तो ये डेटरेंस होने के कारण उसका पहलू है और आम आदमी को ये अच्छा लगेगा कि पब्लिक सर्वेंट जिनके कारण वो करप्शन होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे, तो वो एटलीस्ट खुश होंगे इस एक्ट से। इनके अलावा लोकपाल की पात्रता से लेकर उनको हटाने जैसे तमाम प्रावधानों पर बारीक अंतर है। लिहाजा दिल्ली में जन लोकपाल विधेयक को आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक करार दे रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें कई काट-छांट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में हुए एक गैर राजनीतिक आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। हालांकि राजनीतिक दल बनने के बाद अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली, लेकिन जन लोकपाल बिल आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा यूएसपी रहा। ऐसे में जब दिल्ली में केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने तो कहीं न कहीं उनकी सरकार पर जन लोकपाल बिल लाने का एक तरह से दबाव भी था। इतिहास के झरोखे से एक रिपोर्ट देख लेते हैं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5 अप्रैल 2011। इस साल जब समाजसेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का आगाज किया तो तस्वीरें कुछ इस तरह होती थी। जंतर मंतर के मंच से अन्ना हजारे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत जन लोकपाल बिल का आह्वान करते थे। उस दौर में अन्ना हजारे की इस मुहिम को दिल्ली समेत देश की आवाम का खासा समर्थन हासिल हुआ। अन्ना के आंदोलन की वजह से तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार कई बार बैकफुट पर दिखी। इस आंदोलन के दौरान जन लोकपाल का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठा। आलम यह था कि बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव और कस्बों में भी लोग इस पर चर्चा करते थे। जन लोकपाल पर लोगों को इतना यकीन हो चला था कि देश के भ्रष्टाचार को काबू में लाने के लिए लोगों को यही एकमात्र जादू की छड़ी लगी। लेकिन आखिर उस जन लोकपाल बिल में ऐसा क्या था? उस दौर में अन्ना और उनके साथी जिस लोकपाल की बात करते थे उसमें शीर्ष पदों, यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने का प्रावधान था। भ्रष्टाचार साबित होने पर कड़ी सजा के प्रावधान की बात थी। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि अन्ना के लोकपाल के जरिए आम आदमी को रिश्वतखोरी से निजात मिल सकेगी। इतना ही नहीं, इसमें जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी प्रावधान बनाए गए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि सभी लोग ठीक से काम करें। यूं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन वक्त बीतने के साथ इस आंदोलन के कर्ता धर्ता और प्रमुख रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राजनीति में जाने का मन बना लिया। आम आदमी पार्टी के नाम से एक सियासी दल के गठन का ऐलान किया गया। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये सारा का सारा राजनीतिक विकल्प आप लोगों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। हालांकि अपने साथियों का ये फैसला समाजसेवी अन्ना हजारे को नहीं भाया और उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। क्या है, गंदगी में जाना पसंद नहीं करता। ऐसे राजनीतिक गंदगी में मैं जाना नहीं चाहता। सियासी दल बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और मजबूत जन लोकपाल लाने का चुनावी वादा किया। केजरीवाल को जनता का समर्थन मिला और पार्टी की पहली बार दिल्ली में सरकार भी बनी।
हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार ने जन लोकपाल बिल पेश नहीं किए जाने पर इस्तीफा दे दिया। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। 2015 में आम आदमी पार्टी एक बार फिर मजबूत जन लोकपाल के चुनावी वादे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी और इस बार 70 में से 67 सीटों की एक तरफा और ऐतिहासिक जीत मिली। अन्ना हजारे की मुहिम के दौरान किया गया वादा एक तरह से केजरीवाल ने पूरा तो कर दिया, लेकिन दिल्ली का लोकपाल भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में कितना कारगर साबित होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।